आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1, जो कि पूरा प्रैक्टिस मैनुअल से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला आ गया हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या होता है? सबसे बड़ी बात डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की हम ये देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है, क्यों इतना डेमोग्राफिक नाम से पता चल रहा है। डेमोग्राफिक लाइक कंट्रीज या जो फैक्टर्स के हिसाब से हमारा डिनोट होता है। तो द टर्म डेमोग्राफिक डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इन एन एरिया, डिस्ट्रिक्ट और द कंट्री और इन द वर्ल्ड। लाइक जो आपका डिनोट करता है किसकी, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, एरिया के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से या वर्ल्ड के हिसाब से। सम ऑफ द डेमोग्राफिक फैक्टर ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर काफ़ी ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं किस पे, बिजनेस पे। एंड फैक्टर सच एज जनरल एज प्रोफाइल, सेक्स रेशियो, इनकम, एजुकेशन, ग्रोथ रेट अफेक्ट द बिजनेस विद द डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली आपकी जो एज प्रोफाइल होती है, सेक्स रेशियो मेल फीमेल कितने हैं, इनकम कितनी है आपकी, एजुकेशन कितनी है कंट्री के लोगों के, ग्रोथ रेट क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी जो डेमोग्राफिक फैक्टर उन पे काफ़ी इफेक्ट डालती है। बेसिकली डालेंगे, ये कंट्री डिपेंड करती है कितनी एजुकेटेड है, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, तो वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारे। देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहला आ गया हमारा, स्टेट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। बिजनेसेस फंक्शन इन द आइसोलेशन। लाइक आइसोलेशन का मतलब होता है इकट्ठा। तो बिजनेसेस फंक्शन इन आइसोलेशन। बिजनेसेस बेसिकली एक साथ चलते, इकट्ठे चलते हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट। बिजनेस डू नॉट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड मैनर। बिजनेस एक साथ फंक्शन नहीं कर सकते सारे के सारे। दे फंक्शन विद इन ए होल गैम्बिट ऑफ द रेलेवेंट एनवायरनमेंट। वो बेसिकली रेलेवेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से फंक्शन करते हैं। एंड हैव टू नेगोशिएट देयर व्यू थ्रू इट। और उन्हें नेगोशिएट करना पड़ता है अपने काम करने का तरीका इन्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक अगर आप ये चीज़ देखो कि जब ये एंड्रॉयड फ़ोन्स जब इंडिया में आए, तो उससे पहले नोकिया चलता था। तो नोकिया ने एनवायरनमेंट के साथ कंपनसेट नहीं किया, उसने नेगोशिएट नहीं किया एनवायरनमेंट के साथ। वो नोकिया वही अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी लेके आता रहा, और एक टाइम के साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और नए फ़ोन्स ने उसकी जगह ले ली। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि आपको इन्वायरमेंट की चेंजिंग डायनामिक के हिसाब से आपको कंपनसेट करना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। They function within the extent to which the business thrives depend on the manner in which it interact with its environment. जो बिजनेस है उस हद तक डिपेंड करता है उस मैनर में, जब तक वो इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक जो इन्वायरमेंट चाहता है, जो आपकी कस्टमर लेना चाहता है, आप उसको वही बेच रहे हो। ए बिजनेस विच continually remains passive to the relevant change in the environment is destined to gradually decline. जो एनवायरमेंट पैसिव रहता है चेंजेस को लेके, वो बेसिकली टाइम के साथ साथ खत्म होता चला जाता है। लाइक जो अपने आपको चेंज नहीं करता, टाइम के साथ साथ वो फिर ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल नोकिया के फ़ोन्स ही हैं इसका। नोकिया के फ़ोन्स हैं या आपकी जो पुरानी कोई टेक्नोलॉजी है, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी है, वो है कि नोकिया के जो फ़ोन्स हैं आपके एक ही चीज़ पे चले रहते हैं, लंबी बैटरी, हमारी लंबी बैटरी देते हैं हम लोग। लेकिन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया और वो टाइम के साथ ख़त्म होते चले गए। तो यही रीज़न है इसका कि आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनवायरमेंट environment constituents exist in the isolation, do not interact with the each other. जो environment के factors हैं वो isolations में exist, मतलब एक साथ इकट्ठे हैं, वो interact नहीं करते एक दूसरे से interact नहीं करते। Incorrect. Environment constituents such as economic, legal, society, technology and the other macro and micro elements are interwoven through the complex and haphazard linkages. Like ये सारे जो factors हैं आपके या constituents हैं, इकोनॉमिक, लीगल, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और मैक्रो और माइक्रो, सारे आपस में जुड़े हुए हैं। इसका एग्जांपल हम लेटेस्ट कोरोना वायरस से ले लेते हैं। जब कोरोना वायरस आया था तो उससे आपकी इकोनॉमी इफेक्ट हुई, इकोनॉमी के हिसाब से लीगल इफेक्ट हुआ, और लीगल इफेक्ट हुआ तो सोसाइटी इफेक्ट हुई, और फिर टेक्नोलॉजी इफेक्ट हुई। लाइक आप ये देखेंगे इकोनॉमी के हिसाब से, लाइक हमारी इकोनॉमी रिसेशन आया, गिरनी शुरू हो गई, उस वजह से लीगल एक्शन लिए गए कि इसको स्टेबल कैसे किया जाए। फिर सोसाइटी के हिसाब से एक्शन लिए गए कि ये सोसाइटी के हिसाब से मतलब
इसके लिए पर्टिकुलर क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे इसको कोप डाउन करने के लिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने इसमें रोल प्ले किया इस केस में कि टेक्निक के हिसाब से हम इसको कैसे एडवांस बना सकते हैं, या एडवांस टेक्निक का यूज़ करके हम पुरानी चीज़ों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देन अदर मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स आए उसमें। अदर मैक्रो एलिमेंट्स ये कि अगर इंडियन इकोनॉमी गिर रही है तो वर्ल्ड को कैसे इफेक्ट कर रही है पूरा का पूरा, उससे वर्ल्ड की जो शेयर मार्केट है, नेस्टेक है, कैसे इफेक्ट हो रहा है। और माइक्रो एलिमेंट ये चीज़ देख सकते हैं, जो छोटे एलिमेंट है बेसिकली आपकी लाइक जीडीपी, उससे इफेक्ट हो रही है, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो गिर गई, या आपकी जो लिटरेसी रेट थी वो गिरती चलेगी टाइम के साथ। तो इसी तरह से सारी चीज़ें लिंकेज है, ये लिंक्ड है। These consequences comprises of the multitude of the force that are interrelated and the interdependent। बेसिकली इसमें वो सारी फोर्सेस होती हैं जो इंटररिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट है, जो हमने पहले डिस्कस की है। सारी की सारी चीज़ें आपस में इंटररिलेटेड है। आपकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है तो सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी उससे, क्योंकि जो कैश फ्लोज हैं वो आने कम हो जाएंगे। They are terms as environment as they outside the main periphery of the business but may affect the function directly or indirectly। बेसिकली इसी को आप environment बोल सकते हो, क्योंकि ये आपका वर्क तो कर रहा है आपके लिंकेजेस से बाहर, लेकिन आपके इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों वेज में। तो उस चीज़ को आप मान सकते हो कि ये एक साथ काम करते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज टू मॉनिटर द एनवायरमेंट। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस एंटरप्राइज का, कि एनवायरमेंट को मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग एनवायरमेंट इज एंसिलरी टू द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बेसिकली एनवायरमेंट को मॉनिटर करना एक ये एंसिलरी है आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव का। लाइक इट इज इम्पेरेटिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, आप एक कस्टमर को क्रिएट करो और उसको रिटेन करो। रिटेन करके रखना, अगर आप अच्छी सर्विस नहीं दोगे तो रिटेन नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड द सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लाइक। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिविटी आपकी इंक्लूड करते हैं उसमें मैं सर्वाइवल कितना कर रहा हूँ, कितनी मेरी स्टेबिलिटी है, कितनी मेरी ग्रोथ है और कितना प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है मॉनिटर करती है चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि कितने यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं प्लस कितने आने वाले टाइम में चेंज होंगे। इन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन द ओन, और उसी हिसाब से एनालाइज किया जाता है उसका इम्पैक्ट, की गोल्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और एक्टिविटी है। और ट्रांसलेट करेंगे हम एसेसमेंट इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी, सर्वाइवल एंड द स्ट्रेंथ। अगर किसी का विजन बेसिकली अकाउंटिंग बॉडी बनना है बहुत बड़ा, ICAI एग्जांपल ले लेते हैं। ICAI का विजन एक काफ़ी बड़ी अकाउंटिंग बॉडी बनना है वर्ल्ड की, लेकिन उसके फैक्टर्स ऐसे इफेक्ट कर रहे हैं कि जो उसके जो मेथड्स हैं, एग्ज़ाम चेकिंग का मेथड है, या उसकी जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो अच्छी नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी पे शक हो गया, इंटीग्रिटी पे सवाल उठा दिए, तो उस केस में ये अगर फैक्टर आया है, इसकी वजह से उसके आगे की जो गोल्स हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। प्रॉफिट मे नॉट बी यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव बट द बिजनेस एफिशिएंसी इज डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव कॉमन टू ऑल द बिजनेस। बेसिकली प्रॉफिट आपका यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन बिजनेस एफिशिएंसी है, तो इसको कैसे देखेंगे। So it is generally asserted that the business enterprises are primarily motivated by the objective of profit। ये बेसिकली देखा जाता है कि जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं वो प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से ही मोटिवेट होती हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में हम लोग धंधा कर रहे हैं तो उसका काम ही क्या होता है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना। बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम इसलिए करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन परस्यू द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव रेदर देन सिंगल ऑब्जेक्टिव इन बिजनेस एफिशिएंसी दैट इज यूजफुल ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती हैं, उसमें कस्टमर रिटेंशन हो गया, प्रॉफिट हो गया। जो बिजनेस आपका जो बिजनेस एफिशिएंसी है वो भी इसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस चीज़ को आगे काम करने के लिए, और इसके इससे भी ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट हो सकती है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली चैरिटेबल एंड नॉन गवर्नमेंट डू नॉट एम फॉर मेकिंग प्रॉफिट। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स और नॉन गवर्नमेंट NGOs होते हैं, उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एम फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो
ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली अपने ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज के लिए काम करती है। लाइक कोई भी चाहे प्रॉफिट भी कमा रहा है तो वो भी ये सोचेगा कि मेरे रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, मैं अच्छे से काम करूँ। Manager must list and analyze all the environment influences for the proper strategic understanding. The environment encapsulate द मैनी डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस। बेसिकली जो इन्वायरमेंट है काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसेस को देखता है। द डिफिकल्टी इज मेकिंग द सेंस ऑफ दिस डाइवर्सिटी इन ए वे विच कैन बी कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। बेसिकली डिफिकल्टी इस चीज़ में ये आती है आपकी कि आप बेसिकली स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए सारे काम करते हो। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस मे बी पॉसिबल बट इट मे नॉट बी मच यूज। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस आपका पॉसिबल तो है लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। देयर इज अ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज इन हैपनिंग इन एनवायरमेंट। It is said that change is inevitable, especially in the context of the business environment. Basically change आपके accepted नहीं होते business environment के time. Change in the business environment from the time to time throw up the new issue before the business. आपका जो time to time change हो रहा है या time to time नई technologies आ रही हैं, ये basically आपको ये बोलते हैं कि आपके सामने नई issues आ जाते हैं कि हमें इन चीज़ों को भी solve करना पड़ेगा। A right perspective of the such new issue is to व्यू दैम बोथ एज चैलेंज एंड द अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप उस नए इशू को एज अ चैलेंज देखते हो या एक अपॉर्चुनिटी देखते हो। चैलेंज बिकॉज द एप्रोप्रिएट एक्शन इज कॉल्ड फॉर एंड द अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट ओपन्स अप द न्यू पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर प्लान। चैलेंज इसलिए है कि आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि मतलब आपके लिए फ्यूचर के नए पोटेंशियल खुल रहे हैं, नए फ्यूचर प्लान्स खुल रहे हैं जो आपके बिजनेस को अच्छा बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप मान सकते हो। नेक्स्ट है चेंज इन द स्ट्रेटजी में लीड टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रेटजी से बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। चेंज इन द स्ट्रेटजी में रिक्वायर द चेंज इन द स्ट्रक्चर एज वेल द स्ट्रक्चर डिटेल हाउ द रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड। इसको देखो ऐसा समझ सकते हैं, लाइक सेल्स की स्ट्रेटजी ये थी कि पहले हम लोग सेल्समैन रखते थे और उनके थ्रू हम क्या करते थे, अपनी लाइक जो सेल्स है उसको आगे कैटर करते थे। लेकिन हमने क्या किया, हम सेल्समैन रखना बंद कर दिया। हमने अमेजोन के साथ टाई अप कर लिया और हमने बोला कि जितने हमारी गुड्स बिकेंगी आप यहाँ से उठाओ और आप लेके चला जाओ, आप लेके मतलब उनको डिलीवरी कर दो। तो उस केस में हमारे सेल्समैन की रिक्वायरमेंट तो खत्म ही होगी एक तरह से, क्योंकि हमारा पूरा काम हमने लॉजिस्टिक का आउटसोर्स कर दिया। तो इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि अगर हम लॉजिस्टिक की स्ट्रेटजी हम चेंज कर देंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज है उस पर एलोकेट किए गए हैं वो भी हमारे चेंज हो जाएंगे। द स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन टू फैसिलिटेट द स्ट्रेटजिक परस्पेक्ट ऑफ द फर्म एंड शुड फॉलो द स्ट्रेटजी। बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेटजी को ही फॉलो करता है। अगर आपने स्ट्रेटजी चेंज कर दी तो आपका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। विदाउट ए स्ट्रेटजी और द रीजन फॉर बीइंग कंपनीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिजाइन द इफेक्टिव स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रेटजी का आप एक अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन कर ही नहीं सकते। ए बिजनेसमैन इवन इफ इट कंटिन्यूअसली remain passive to the relevant changes in the environment would to still grow and flourish। तो पैसिव है तो वो ग्रो कर पाएगा। Business function with the whole gamut of the relevant environment and have to negotiate their view throughout। बिजनेस बेसिकली आपका रेलेवेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करता है और आप अपनी जो चीज़ें नेगोशिएट करते हो आप बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से करते हो कि मतलब एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है मार्केट में। ए सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई द अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटी एंड द थ्रेट इन द एनवायरनमेंट। जो आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस है वो आइडेंटिफाई करता है आपकी और रिस्पॉन्स करता है काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज को और अपॉर्चुनिटीज को जो आपके एनवायरनमेंट में हो रही है। द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस थ्राइव डिपेंड अपॉन द मैनर इन विच इंटरेक्ट विद द पोटेंशियल सिचुएशंस। बेसिकली जिस हद तक बिजनेस इंटरेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ से और जो एनवायरनमेंट के हिसाब से सिचुएशन आपकी आ रही हैं। ए बिजनेस रिमेन पैसिव टू चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट इज डेस्टाइन्ड टू ग्रेजुअली फेड अवे इनटू द ओब्लियन। जो आपका बिजनेस है वो पैसिव हो रहा है आपके एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से, तो उसको आप ग्रेजुअली फेड अवे बोल सकते हो या आप उसको बोल सकते हो कि ये आगे काम नहीं कर रही है हमारी चीज़।
Changes of the any type are always disquieting. Sometimes they may be threatening. Favorable changes either in the external environment or the internal environment are not threatening and disquieting. जो आपके फेवरेबल चेंजेस होते हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में या आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो बेसिकली थ्रेटनिंग नहीं होते और इनको आप डिस्क्वाइट नहीं कर सकते. Changes that are initiated by the management to bring the improvement in its working are not always disquieting. जो आपके चेंजेस इनिशिएट किए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा और जो आपको इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं वर्किंग के अंदर, तो उनको आप नहीं बोल सकते कि ये डिस्क्वाइट कर रहे हैं आपको. However, the sometime change can be threatening, especially for the old and weak organizations. कई बार जो चेंजेस हैं आपके वो थ्रेटन कर सकते हैं जो आपकी ओल्ड और वीक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो नई टेक्नोलॉजी को सीखना नहीं चाहते या नई जो बेसिकली आपके मेथड्स आए हैं उसके साथ काम करना नहीं चाहते, तो आप उनको बोल सकते हो कि उस हिसाब से आपके चेंजेस इफेक्ट करते हैं. The rate and the magnitude of the change that can affect the organization are decreasing dramatically. जो आपका रेट और मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. No, reality is just the other way around. Business environment, especially after globalization, liberalization, is witness the change that are fast-paced and the far-reaching implication for the business. तो आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन बिजनेस ऐसे चेंज देखने लगा है जो काफ़ी तेज़ हैं और जो जिनका इम्पैक्ट भी काफ़ी लंबा है. दिस इज़ ट्रू फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड द लीगल सोशल फैक्टर. ये बेसिकली सही है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल और सोशल चेंजेस के लिए. क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोएक्टिव अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट चेंजेस फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव एज. बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर बनाता है आपके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोएक्टिव एडेप्शन करने के लिए एनवायरनमेंट चेंजेस को, जो सर्वाइवल ग्रोथ में आपके काम आ सके. Strategic action are always in reaction to the change in environment. Strategic actions are typically a blend of the proactive action on the part of the manager to improve the company's market positions and the financial position as a needed reaction to the anticipated development and fresh market condition development. जो strategic actions होते हैं आपके वो basically proactive actions होते हैं मैनेजर के पार्ट पे और जो इम्प्रूव करते हैं कंपनी के मार्केट पोजीशंस को एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को. और जो रिएक्टिव एक्शंस होते हैं एंटिसिपेटेड डेवलपमेंट के ऊपर और जो फ्रेश मार्केट कंडीशन और डेवलपमेंट को पूरा करते हैं. सक्सेसफुल बिजनेस हैव टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस. To be successful, business have to recognize the different element of the environment. They also have the respect, adapt to have manage and influence them. Basically, आपका एक बिजनेस सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, आपको ये रिस्पेक्ट देखनी पड़ेगी और अडेप्ट करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा एक बिजनेस को, और आपको एक इन्फ्लुएंसी अपनी पर्सनैलिटी लेके आनी पड़ेगी. बिजनेस मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर, अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव एंड प्रॉस्पर. तो बिजनेस है बेसिकली मॉनिटर करे एनवायरनमेंट को और उसके साथ अडेप्ट होना चाहिए टाइम टू टाइम. सोशो कल्चर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. Socio-culture environment consists of the factor related to the human relationship or the impact of the social attitude and cultural values. Basically सोशो इम्पैक्ट में आपके जो फैक्टर्स आते हैं वो ह्यूमन रिलेशनशिप और सोशल एटीट्यूड और कल्चर वैल्यू के हिसाब से आते हैं. बियरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे बियर कर रहे हैं. द बिलीफ, वैल्यू एंड नॉर्म्स एंड जनरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी डिटरमाइन हाउ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन शुड इंटररिलेटेड. जो आपके बिलीफ, वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि जो इंडिविजुअल है और ऑर्गेनाइजेशन है कितनी इंटररिलेटेड है साथ में. बेनिफिट ऑफ द कंपटीशन इज ऑलवेज enjoyed by customers. Benefit of the competition are
enjoyed by the society and the market in which organization operate, ये सही है एक तरह से बात. The customer are able to get the product and the lower cost and better quality. जो आपकी बेसिकली दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में अगर लाइक आप जियो और एयरटेल का एग्जांपल ले लो, अगर उनके बीच में कंपटीशन हो रखा है तो कस्टमर को एक बेनिफिट मिला कि उसको प्लान सस्ते मिल गए नेट के जो और अच्छे भी मिले, तो एक तरह से कस्टमर ही बेनिफिट होता है इस चीज़ से. कंपटीशन इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. All organization have the competition that makes their working challenge. बेसिकली सारी ऑर्गेनाइजेशन पे कंपटीशन होता है जो उनके वर्किंग्स को चैलेंजिंग बनाता है. कंपटीशन इज नाइदर ए कोइंसिडेंस और नोर ए बैड लक. कंपटीशन आपका एक कोइंसिडेंस नहीं है बिल्कुल भी और ना ही ये बैड लक है. द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन दैट ए बिजनेस इज फेसिंग मार्केट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ. जो आपका कंपटीशन है जो आज बिजनेस फेस कर रहा है मार्केट में, वो इफेक्ट करता है ग्रोथ को और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर वेलफेयर को. जो कंपटीशन है वो वर्क को हार्डर बनाता है, इनोवेशन लेके आता है और कॉस्ट को इकोनॉमिक बनाता है. बेनिफिट ऑफ द कंपटीशन इज ऑल्सो एंजॉयड बाय द सोसाइटी एंड मार्केट्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट. बेसिकली इसमें काम करती है उसके कस्टमर कंपटीशन का फायदा उठाते हैं. Porter's 5 model consider the new entrants as a significant source of the competition. Porter's 5 model consider the new entrant as a major source of the competition. The new capacity and the product range that new entrants bring in through of the new competition pressure. अगर आपके जितने मार्केट में बंदे आते जाएंगे, जितने कॉम्पिटिटर आएंगे, जितनी कंपनीज आएगी, उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा. और द बिगर द न्यू एंट्रेंट मोर सेवर द कंपटीशन इफेक्ट. लाइक आपका जितना बड़ा जाइंट उस मार्केट में आएगा, लाइक जैसे रिलायंस आया है जियो मार्ट लेके, तो उस हिसाब से कंपटीशन भी काफ़ी बड़ा. जितना बड़ा आएगा उतनी ज़्यादा लिमिट होगी प्राइसेस पे और इतना इफेक्ट करेगी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स. ग्लोबलाइजेशन मीन डिफरेंट थिंग्स टू द डिफरेंट पीपल. Correct. Globalization refers to process of integrating of the world into the one huge market. Such unification calls for the removal of all trade barriers among the countries. Basically आपका ये बोल सकते हो कि एक पूरे वर्ल्ड को मैंने किस चीज़ में सपेट दिया, एक छोटी सी बड़ी मार्केट में. लाइक इस यूनिफिकेशन को आप रिमूवल ऑफ द ऑल ट्रेड बैरियर्स बोल सकते हो कि मैंने सबकी जितने भी ट्रेड बैरियर्स कंट्रीज़ को सब हटा दिए और उसको एक जगह मैंने जोड़ दिया. और इसको आप ये बोल सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंड करने के लिए तेरी मार्केट, और जो रीच आउट कर सके डिफरेंट कस्टमर्स को. और ग्लोबलाइजेशन है उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. कुछ के लिए ये होता है कि न्यू पैराडाइम सेट ऑफ द फ्रेश बिलीफ वर्किंग मेथड एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल. लाइक कुछ ये सोचते हैं कि नए लोग आएंगे, नई कंपनीज आएंगे, नए तरीके सीखने को मिलेंगे, नए प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में. और कुछ लोग ये सोचते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये मतलब जो प्रीवियस वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अच्छी तरह काम नहीं करेंगे, वो वैलिड नहीं रहेंगे. और डेवलपिंग कंट्रीज में ये सोचते हैं कि इंटीग्रेट हो गया हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ. The term pestle analysis is used to describe a framework for analyzing the microenvironment factor. The term pestle analysis is used to describe a framework for analysis of macroeconomic factor. Basically it involves the pestle से पता चल रहा है कि मैक्रो करते होंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट. बेसिकली आपके इन सारी चीज़ों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और ये प्रोवाइड एक तरीका प्रोवाइड करते हैं जिसका आप स्कैन कर सको एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस को और वो कितना इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस और उसकी पॉलिसीज़ को. जो एडवांटेज क्या होती है इसकी कि इंक्रीज करता है मैनेजमेंट को प्रोएक्टिव और रिएक्टिव सेक्शन जो डिसीजंस हैं लेने में एक पर्टिकुलर थिंग्स के अगेंस्ट. नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी अवॉइड द मैचिंग पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज. जो प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में वो कंटिन्यूसली स्कैन करती है रेलेवेंट एनवायरनमेंट को, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या क्या हैं. जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ग्रो और एक्सपेंड करती है प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अपने पोटेंशियल को मैच करने के लिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक स्टेपिंग स्टोन हो सकती हैं गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के.
द पेस्टल फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द बोथ मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। जो पेस्टल एनालिसिस है वो यूज़ किया जाता है बेसिकली एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स में, और ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल और लीगल और एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस को। बेसिकली ये सारी चीज़ें देखता है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और लीगल एनवायरनमेंट को, और ये तरीका प्रोवाइड करता है स्कैनिंग करने का एनवायरनमेंट को, और जो इफेक्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ को। और इसका एडवांटेज क्या है, ये इनकरेज करता है मैनेजमेंट को प्रोएक्टिव और स्ट्रेटजिक थिंकिंग बनाने में, डिसीजन मेकिंग में। सेम ही क्वेश्चन है लास्ट वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।